हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद वैभव में। और हम लोग अभी अपना आगे का सेक्शन लेके चलेंगे। जो नदियों का हम लोगों ने शुरू किया था, एक सेक्शन पढ़ लिए हैं सिंधु रिवर सिस्टम का, यानी इंडस रिवर सिस्टम का सेक्शन पूरा पढ़ लिए थे हम लोग। उसमें जो एक आध दो योजनाएं बच रही हैं, योजनाओं को हम लोग आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। उसको करने के बाद में आपका जो है, अभी जो बचा है हमको गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ लेना है। उसके बाद में क्या होगा, नर्मदा नदी, अरे नर्मदा कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लेना है। मतलब ये तीनों को पढ़ लेना है। उत्तर भारत की नदियों के सेक्शन में हमने तीन पार्ट डिवाइड किया था, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम जो है, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी तीनों के सिस्टम को पूरा पढ़ लेना है। चीज़ें उत्तर भारत तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद साउथ इंडिया में चले जाएंगे और नॉर्मल सा उसका सेक्शन देख के, और सारी नदियों वाला सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु, और ये दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उतना क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र से नहीं बनता जितना इन दोनों सेक्शन से बनता है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें जैसे बताते जा रहे हैं वैसे करिए, केवल बनाने के लिए बना देंगे। आप कह रहे हैं मिटा के बनाने, तो मैं मिटा के भी बना दूंगा, कोई समस्या नहीं। बट आप लोग देखिए, इसका मैंने डाटा आप लोगों को दे दिया था। अभी सबसे पहले इस सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं जितना बोलूँगा उतना ध्यान दीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं दोबारा सब मतलब क्या होता है कि एक छोटा मोटा जो है ब्रीफ देता रहूँगा बीच बीच में, कि इसको कैसे छोड़ के बताना है मैं बताने वाला हूँ। बस केवल आपको कुछ नहीं करना है, देखना है आराम से। सबसे पहले ये देखिए कि एक ग्लेशियर पड़ेगा उत्तराखंड राज्य में। कौन सा ग्लेशियर? सतोपत ग्लेशियर। और सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। अगर यहाँ सतोपत ग्लेशियर है तो यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और अलकनंदा नदी के जहाँ से निकलती है सतोपत ग्लेशियर के पास से, उसके आगे सबसे पहले एक नदी आके मिलती है, धौली गंगा। धौली गंगा, ये देख लीजिए। और धौली गंगा के मिलने से एक प्रयाग का निर्माण होता है, जिस प्रयाग का क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। सबसे पहले कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग। अगर अलकनंदा में धौली गंगा मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग बनेगा। फिर से ये भी अलकनंदा ही है, सभी नदियां अलकनंदा में मिलती है। ये भी अलकनंदा, यहाँ भी अलकनंदा, यहाँ भी अलकनंदा, यहाँ भी अलकनंदा। समझ लीजिए सारी नदियां अलकनंदा हैं। गंगा यहाँ से निर्मित हो जाएगी। जब यहाँ ये बन जाएगा ना, तो गंगा हरिद्वार से ये सारा सिस्टम बदल जाएगा। आराम से देखिए, सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर से पहले आई धौली गंगा, और धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग। फिर आगे बढ़िए, फिर अलकनंदा। समझ लीजिए सारी नदियां अलकनंदा प्लस धौली गंगा हो गया। ठीक है, ए प्लस डी हो गया है। अब ए फिर अलकनंदा ही रहेगा, और अलकनंदा के बाद एक नदी आके मिलेगी नंदाकिनी। तो नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंद प्रयाग। ठीक, फिर अभी भी अलकनंदा बरकरार है, और अलकनंदा के में अब एक नदी और आके मिलेगी जिसका नाम है पिंडर। और इसके मिलने से कौन सा प्रयाग बनेगा? जो है आपका कर्ण प्रयाग। यानी यहाँ जो बनेगा, यहाँ बनेगा आपका विष्णु प्रयाग, यहाँ बनेगा नंद प्रयाग, और यहाँ बनेगा कर्ण प्रयाग। ठीक है, उसके बाद अभी भी अलकनंदा बरकरार है, और अलकनंदा में मंदाकिनी आके मिलेगी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, और मंदाकिनी के मिलने से बनेगा रुद्र प्रयाग। जितना लिख रहे हैं आप लोग ध्यान से केवल देखते रहिए। उसके बाद में गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पड़ता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो पड़ता है, गोमुख नामक स्थान में गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री जो है ग्लेशियर है, वहीं से भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी में आगे चल के एक नदी आके मिलती है भिलांगना। पूछता है कभी कभी, ये पूछ लेगा कि भिलांगना नदी किस तट से मिलती है। तो अगर नदी इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, तो इसका मतलब इसका बायां ये है, इसका दायां ये है। ऐसे मैं खड़ा हो जाऊं और नदी के मैं दो हाथ बना दूं, और नदी से बोलूं अपना हाथ मिलाए मुझसे, कोई मेरे सामने जस्ट खड़ा है, तो कौन सा हाथ देगा? यही हाथ देगा ना मिलाने के लिए। तो ये तो इसका दाहिना हो गया, इसका क्या मतलब? ये लेफ्टी हो गया। तो लेफ्ट हैंड से इसमें आके भिलांगना मिलती है, और जहाँ मिलती है तो सबसे ऊंचा टिहरी बांध बना है। गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा कोई है तो टिहरी है। और टिहरी बांध कहाँ बना है? भिलांगना नदी पे। और कहाँ पड़ता है ये? सब उत्तराखंड में। ये पूरा सिस्टम उत्तराखंड का है, सारा का सारा सिस्टम आपके सामने जो है उत्तराखंड का है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टिहरी बांध कहाँ बना है? भिलांगना और भागीरथी के जो है मिलने से कौन सा बना है? टिहरी बांध बना है, भिलांगना प्लस भागीरथी। अब भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ आएगा एक देवप्रयाग जगह, और देवप्रयाग में जब मिलेगी ये कौन सी नदी? भागीरथी प्लस अलकनंदा। अभी भी अलकनंदा बरकरार है। भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होगा। 5 प्रयाग हमने पढ़ा। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, और फिर देव प्रयाग। अब याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि विष्णु को याद रखिए, रुद्र याद रखिए, देव याद रखिए। अब बीच में तुमको पढ़ रहा है नंद और कर्ण। अगर आपको याद करना है, मैं आराम से तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि विष्णु जी को आप क्या कहते हैं? विष्णु जी का एक अवतार क्या था? कृष्ण जी का था। तो विष्णु को आप कृष्ण समझ लीजिए। तो सबसे पहले कृष्ण आएंगे, और कृष्ण जी किसके यहाँ जन्म लिए थे? नंद बाबा के यहाँ रहते थे, नंद आएंगे। और फिर महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण जी गए थे, तो वहाँ किससे मिले थे? कर्ण से मिले थे। तो तीनों समझ में आ गया होगा कि विष्णु जी,
विष्णु जी की जगह पे कर दीजिए आप कृष्ण को, उसमें भी आधा डा और डा आता है, कृष्ण जी में भी ऐसे ही लिखा जाता है कृष्ण, तो ये यहाँ भी आ गया तो विष्णु कर लो उसको, ठीक है। उसके बाद में नंद जी के यहाँ कृष्ण जी गए थे, आपको पता ही है, वहीं तो जन्म हुआ था। उसके बाद में आगे बढ़ जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा, तो कर्ण से मिले ही थे। मैं एक क्रम बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या कृष्ण, कृष्ण के नीचे फिर कौन सा नंद, और नंद के बाद कर्ण, तो कृष्ण जी को कर दो, का हटा दो, विष्णु कर दो इसको, विष्णु जी हो जाएंगे ये। उसके बाद नंद, उसके बाद कर्ण, फिर कुछ मत याद रखो, रुद्रदेव तो एक साथी है, तो रुद्रदेव को याद रख लो, रुद्र, और रुद्र के साथ देव लगाओगे ही भाई, महादेव को रुद्रदेव कहते हैं। तो विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव, विष्णु, रुद्र, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव, ये याद करने का पहला तरीका है। अब किसके मिलने से होता है, आपके सामने लिखा ही है कि एक जगह पिंडर मिलती है, एक जगह ये मिलती है। अब देखो नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग बनेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो रुद्र प्रयाग कब बनेगा, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी के मिलने से बनेगा। कैसे याद करोगे रुद्र प्रयाग को, मंद का जो, अगर हम कहें कि इसका एक ऐसा बता दो कि उल्टा बता दो, तो आप बोलोगे बहुत तेज, मंद यानी तेज कर दो इसको, तो रुद्र जो होता है बहुत तेज ही होता है, रुद्र अवतार मतलब एकदम प्रचंड चीज, तो ये मंद यानी स्लो, और प्रचंड चीज यानी रुद्र अवतार। तो प्रचंड मंद का जब मिलेगा तो कौन सा, रुद्र। मैंने कहने का मतलब समझिए, पहले मैंने क्रम बताया कि पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किसके मिलने से बनेगा। तो एक तो अलकनंदा सब में बरकरार रहेगा, अलकनंदा हमको नहीं याद करना, हमको बस इतना याद रखना है कि जब मंद आएगा तो रुद्र प्रयाग बन जाएगा, मंद का रुद्र, ठीक है। उसके बाद में जब नंद आएगा तो नंद प्रयाग बन जाएगा, ठीक। नंदाकिनी जब आएगा तो नंद प्रयाग, और जब पिंडर आएगा तो कर्ण प्रयाग। अब याद रखना कि जो डर है, डर शब्द आ रहा है, आप इससे भी कर सकते हो कि कर्ण को किसी से डर नहीं लगता था, कर्ण बहुत वीर था तो कर्ण को डर नहीं लगता था। पिंडर जब आएगा तो कर्ण प्रयाग बनेगा, डरता नहीं था कर्ण, पहली चीज तो ये याद रख सकते हो। और नहीं याद होता तो आप लोगों ने वीर मूवी अगर देखी हो सलमान खान की, उसमें पिंडारी रहता है सलमान खान, पिंडारी समझा आपने, और वो क्या रहते हैं, लड़ाके रहते हैं, बहुत लड़ते हैं। और अगर 1835 में आपको पता हो तो जो एक स्लीमैन अपॉइंट हुए थे 1835 में, जब बैंटिंग थे तो उस समय इन्होंने अपॉइंट किया था कि पिंडारियों का दमन करने के लिए एक आयोग बना दिया था कि पिंडारियों का दमन करिए। जो मध्य के क्षेत्रों में रहते थे पिंडारी लोग, बहुत बड़े लुटेरे थे, इनका दमन करने के लिए बनाया था। तो पिंडारी लुटेरे थे, बहुत भयंकर लड़ाके थे, तो पिंडारी भी लड़ाके थे और कर्ण भी लड़ाका था, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हो एक तरीका, अगर आपको हल्का फुल्का भी नॉलेज है तो आप कर लोगे इसको। और देव प्रयाग तो याद ही रखना ना, क्योंकि भागीरथी, और भागीरथी ही ऐसे थे जिन्होंने देवताओं से मिलकर गंगा जी को उद्धृत किया था। तो जब देवता से कौन मिला था, भागीरथी, तो भागीरथी प्लस देव प्रयाग हो गया। अब सारा सिस्टम इतना समझ आ गया, इतना सब समझाने का कोई मतलब नहीं था, ज़्यादा अतिशयोक्त हो जाएगी, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। बस मैं केवल, मेरे कहने का मतलब ऐसा, आपको याद होना जरूरी है। तो सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी, अलकनंदा, उसके बाद में उसमें आके धौली गंगा मिलेगी, विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद में अलकनंदा में आके नंदाकिनी मिलेगी, नंद प्रयाग का निर्माण कर देगी, फिर एक पिंडर नदी आके मिलेगी, कर्ण प्रयाग का निर्माण कर देगी। उसके बाद इस नदी में दाहिने तट से एक नदी आके मिलेगी, मंदाकिनी। मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है और दाहिने तट से मिलती है। ये दोनों नदियां जो है राइट से आती हैं। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, हाथ मिलाऊंगा तो इधर का हाथ आएगा, तो ये क्या होगा, ये दोनों नदियां राइट से दोनों नदियां आके मिलेंगी किसमें, अलकनंदा में। तो ये दोनों राइट से मिलती हैं, अगर थोड़ा भी डीप बनता है तो राइट ये दोनों, और बाकी तीनों लेफ्ट, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब आगे का सिस्टम यहाँ से शुरू होता है, वहाँ की चीज़ें खत्म कर दीजिए। अब समझ लीजिए कि यहाँ आ गया, देवप्रयाग से गंगा बन चुकी है, ठीक। अब गंगा का निर्माण हो चुका है, गंगा हरिद्वार पहुंच चुकी है, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। अब यहाँ से सिस्टम को देखिए, उसको वहाँ छोड़ दीजिए। अब यहाँ से जो बीच में हम लोगों ने इधर उधर लिखा है, मिटाना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। गंगा की लंबाई वंबाई सब लिखी है, एक क्लास गंगा पे हम लोगों ने कर लिया है, तो ज़्यादा कुछ गंगा पे हम लोग बात करने वाले हैं नहीं, बस आराम से चीज़ों को करेंगे। देखिए, अब हम लोग बोला कि देवप्रयाग में हरिद्वार तक पहुंच गई, हरिद्वार के बाद नदी हो जाएगी गंगा, हरिद्वार के बाद ही गंगा मैदान में प्रवेश करती है। अब आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से जब ये उत्तर प्रदेश में आएगी, कहाँ, बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी गंगा नदी। और बिजनौर से जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो सबसे पहले इसमें एक बड़ी नदी आके मिलेगी, रामगंगा। तो रामगंगा इसकी सहायक नदी है। और याद रखना, ये तट गंगा का सारा ऊपर वाला बायां है, यानी कि ये सारा लेफ्ट है और इधर वाला पूरा साइड राइट है, क्योंकि गंगा जी इधर को बहती हैं। गंगा जी का जो फ्लोटिंग सिस्टम है इधर को है। तो अगर कोई चीज़ इधर को बह रही है, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, अगर आपके सामने ऐसा मैं खड़ा हो जाऊं, नहीं तो ऐसे खड़ा हो जाऊं, और ये इधर से बह के आ रही है, मैं इसके सामने खड़ा होऊंगा, मैं हाथ मिलाऊं तो मैं ये हाथ दूंगा, गंगा इधर से ये हाथ देगी। समझ नहीं आ पा रहे हैं आप लोग ना, मैं बोल रहा हूँ कि एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से जा रहा है, तो अगर इसका राइट ये है तो इसका राइट ये नहीं हो जाएगा,
तो इसके राइट पे जितनी नदियाँ हैं, गंगा में जो यमुना नदी आती है, यमुना नदी राइट से मिलती है, बाकी सारी ऊपर की नदियाँ इसमें जो मिलती हैं लेफ्ट से मिलती हैं। तो मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कौन सी लेफ्ट से मिल रही है, कौन सी राइट से मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं, आराम से चीज़ों को देखेंगे, याद करने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि सबसे पहले रामगंगा आके मिलेगी जो नैनीताल से निकलती है उत्तराखंड के पास से। उत्तराखंड के पास से नैनीताल से कौन सी नदी निकलेगी, रामगंगा नदी, जो कि कन्नौज उत्तर प्रदेश में जाके गंगा में मिल जाएगी। तो गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी कौन सी बनी, रामगंगा बनी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कन्नौज नामक स्थान कहाँ है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इत्र के लिए बहुत फेमस है। इत्र इट मीन सेंट, परफ्यूम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो प्रयाग पड़ेगा, प्रयाग में आके यमुना नदी मिलेगी। यमुना नदी का पूरा सेंटर हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं कि यमुना नदी में कैसे चंबल आके मिल रही है, कैसे हिंडन मिल रही है, कैसे इसमें बेतवा मिल रही है, कैसे केन मिल रही है, कैसे सिंधु मिल रही है, कैसे क्या हो रहा है, सारा सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन इसी में अगर पढ़ लिए ना तो सब खिचड़ी हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आराम से पढ़िए कि प्रयाग पड़ता है यानी इलाहाबाद में आके यमुना नदी मिलती है। और यमुना किधर से मिलती है, यमुना राइट से मिलती है। यमुना आके इसके राइट में इससे मिल जाती है। यमुना के बाद में इसमें एक नदी आके मिलती है गोमती, और गोमती नदी कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से। तो याद रखिएगा गोमती एकमात्र नदी है जो इसकी मैदानों से निकल के सहायक है। बाकी सारी नदियाँ ग्लेशियर से निकलेंगी, हिमालय से निकलेंगी, लेकिन ये पीलीभीत जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ का जिला है, तराई का जिला है पीलीभीत जिला। तराई अगर क्षेत्र देखते हैं तो हिमालय से और नीचे आएंगे तो तराई का क्षेत्र पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। और पीलीभीत से निकल के फुलहर झील पीलीभीत में पड़ती है, वहीं से इसका उद्गम होता है। आखिर गोमती नदी किस में मिल जाएगी, गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाएगी। और किस साइड से, लेफ्ट साइड से यानी बाएं साइड से। और गाजीपुर कहाँ पड़ता है, गाजीपुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एकदम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये, उसके बाद बिहार शुरू हो जाएगा। तो गाजीपुर के पास में किससे मिल जाएगी, ये गंगा से मिल जाएगी। अब यहाँ तक का सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं, एक ग्लेशियर पढ़ रहे हैं, मिलान ग्लेशियर। मिलान ग्लेशियर जो होता है, वहाँ से कौन नदी निकलती है, वहाँ से निकलती है शारदा नदी। और एक पढ़ रहे हैं मापाचुंग, मापचाचुंग वैसे इसका नाम होता है, मापचाचुंग ही लिखा है। मापचाचुंग ग्लेशियर से नेपाल के एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी और शारदा नदी आके बाराबंकी में मिल जाती हैं एक दूसरे से। इसी में एक नदी और निकलती है रुकुमकोट, रुकुमकोट से, रुकुमकोट एक स्थान है, रुकुमकोट एक स्थान से वहाँ से एक नदी निकल के आती है राप्ती। तो आपसे ये नहीं पूछता कि राप्ती कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक है, हो सकता ना पूछे कि राप्ती क्या राप्ती किसकी सहायक है, घाघरा की है या नहीं, लेकिन ये पूछ लेता है कि राप्ती के किनारे कौन सा शहर है। तो राप्ती के किनारे, यहाँ किनारे पे बना लीजिएगा, गोरखपुर इसी के किनारे पड़ता है, ठीक है। गोरखपुर इसी के किनारे पड़ता है। उसके बाद ये भी क्या करती है, घाघरा में मिल जाती है, यानी सरयू में मिल जाती है एक्चुअल में। और आगे बढ़ती है ये नदियाँ, यहाँ लिखा नहीं है, मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये छपरा जिला बिहार, ठीक है, छपरा जिला बिहार में घाघरा नदी आके मिल जाती है, किसमें, गंगा में। छपरा बिहार में आके गंगा में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक नदी निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सोन नदी। और सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद, ठीक है। तो सोन नदी और रिहंद नदी मिलती है सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में। और जहाँ मिलती है सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक, मैंने आपको बोला था कि एक है गोविंद सागर। गोविंद सागर का निर्माण कहाँ होता है, गोविंद सागर का निर्माण होता है ब्यास और सतलज के मिलने से एक बनता है, क्या बांध बनता है। आपको मैंने बोला था उस बांध के पीछे जो झील बनती है उसे गोविंद सागर कहते हैं। और वो जो बांध है वहीं से कौन सी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई वहीं से, सेम जगह से। तो गोविंद सागर कहाँ पड़ता है, गोविंद सागर पड़ता है जहाँ पे क्या कहते हैं, सतलज और ब्यास मिलती हैं। उसके पीछे की झील जो निर्मित होती है वहाँ पे क्या होता है, हरिके नामक बैराज मैंने पढ़ाया था ना, वहाँ पे क्या होता है, उसके पीछे जस्ट उसके पीछे गोविंद सागर का निर्माण होता है, गोविंद सागर। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर झील अगर पूछता है कहाँ निर्मित होता है, तो आपको याद रखना है वो यहाँ निर्मित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश एग्जाम में तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण कहाँ हुआ। बीएड एग्जाम में पूछा था कि गोविंद सागर कहाँ पड़ता है, लोग समझ गए कि यही था, रिहंद है, लेकिन लोग समझे यही है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र वाला। लेकिन गोविंद सागर मैंने अभी बोला कि ब्यास और सतलज के मेल से है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, अगर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये दो चीज आपसे पूछता है तो ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पड़ता है। अब सोचिए, रिहंद मिलेगी और अमरकंटक से निकल के आएगी सोन मिलेगी, और आगे सोन नदी बहेगी और जाके पटना में मिल जाएगी सोन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटना में सोन नदी मिलती है और किधर से मिलती है। तो हम लोगों ने देखा एक नदी और दो नदी, दो नदियां बड़ी ऐसी हैं जो इसकी दाएं से सहायक नदी हैं, गंगा की दाएं से सहायक नदी एक और दो, और ये कहाँ मिलती है, पटना में। अब आप लोगों ने अगर हर्यक वंश पढ़ा, मैडम पढ़ाई होंगी आपको, तो हर्यक वंश का एक शासक था उदयन। उदयन ने गंगा और सोन के संगम पे ही पटना शहर की स्थापना की थी,
ठीक है। हर्यक वंश का उदयन जो था, जिसे पितृहंता वंश कहते हैं, उसने गंगा और सोन के संगम पे ही किसकी स्थापना की थी? पटना शहर की। तो ये वही पटना शहर है जहाँ जाके सोन नदी मिल रही है गंगा से, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो सोनपुर एक स्थान पड़ता है, पटना से जस्ट आगे पड़ता है, वहाँ पे एक नदी आके गंडक, और गंडक कहाँ से निकलती? धौलागिरी। धौलागिरी श्रेणी पढ़ी होगी आप लोगों ने, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था इधर मसालू, इधर इससे पहले पढ़ा था क्या क्या कहते हैं, इधर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इधर पढ़ा था हम लोगों ने अन्नपूर्णा, मसालू, उसकी भी बगल में पढ़ा था क्या हम लोगों ने? एवरेस्ट। उसके बगल में एक नदी हम लोग एक पढ़ा था हम लोगों ने श्रृंखला, वही धौलागिरी। तो धौलागिरी यही जो पड़ता है एवरेस्ट, और इसके बीच से एक नदी निकल के आती है, जो ये नदी हम लोग पढ़ रहे हैं, गंडक नदी। और गंडक नदी बिहार के सोनपुर में क्या करती है? अपना जल देती है किसको? गंगा जी को, ठीक है। तो हम लोग इसको सबको पढ़ चुके हैं, रिलेट कराना बहुत ही आसान है। ये भी हिमालयन नदी है, ये भी नेपाल के क्षेत्र से निकल के आती है, ठीक है, नेपाल से ही ये भी निकल के आएगी। रुकुमकोट भी नेपाल से ही निकल के आती है, राप्ती भी, मापचाचोंग ग्लेशियर से कौन सा? घाघरा, ये सब देख ही चुके हैं। अब आगे बढ़िए, तो ये सोनपुर बिहार में मिल जाती है। अब आगे आता है गोसाई थान नामक एक स्थान पड़ता है, ये भी नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ से कोसी निकलती है। कोसी की 7 धाराएं हैं, इसीलिए इसको सप्त कोसी कहा जाता है। तो उन 7 धाराओं के मिलने से कोसी का निर्माण होता है। 1 2 3 4 5 6, एक आध और बना लीजिए, 7 धाराएं मिलती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोसी का निर्माण होता है। और कोसी नदी यहाँ से निकल के आती है गंगा में, भागलपुर से मिलती है। भागलपुर में गंगा से कौन सी नदी मिलती है? तो कोसी नदी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह इतना डाटा एक साथ लिखा नहीं मिलेगा, बट आपके लिए याद रखिए कि इसकी 7 क्या कहती हैं, 7 नदियों के टुकड़े हैं, जिसके मिलने से कोसी नदी का निर्माण होगा। कोसी नदी का उद्गम एक्चुअल में कहाँ है? जिसकी सबसे बड़ी वितरणिका है, कौन सी है? वो गोसाई थान से निकलती है, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल। गोसाई थान नामक स्थान है नेपाल में, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कोसी। इसका सिस्टम हो गया। अब आगे बढ़िए, महानंदा। महानंदा एक नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? अगर आप लोगों ने उत्तर भारत में एक पढ़ा हो, दार्जिलिंग में चाय बहुत अच्छी उत्पादित होती है, जो कि वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, यानी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। सिक्किम अगर देखते हैं तो सिक्किम के थोड़ा आगे ऐसे जाएंगे तो यहाँ से क्या असम शुरू हो जाता है, और असम शुरू हो जाता है, ऊपर इसके सिक्किम है, इसके नीचे जो ये क्षेत्र पड़ता है बंगाल का, इधर बांग्लादेश, और इसके बीच में जो स्थान पड़ता है ये वाला क्षेत्र, यही है आपका दार्जिलिंग का क्षेत्र। यहीं से निकल के आती है। अगर आपको मैप हल्का भी याद है तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से निकल के महानंदा आती है, और महानंदा किसकी सहायक है? महानंदा गंगा की सहायक नदी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, महानंदा मिली, उसके बाद में ये घुस गई कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में एक बैराज बनाया गया, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, आप लोगों ने गाड़ी आती है एक बहुत फेमस जो है, अगर आपको जाना है कभी बंगाल के क्षेत्रों में या कहीं, तो एक गाड़ी आती है, कहते हैं फरक्का पकड़ लो चले जाओ। तो फरक्का ये यही, सॉरी एक सेकंड के लिए रुक जाइए कैमरा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड प्लीज़ वेट। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए एक सेकंड, हाँ देख लेते हैं हम। फरक्का बैराज बढ़ता है, इसे बैराज नाम दे दिए। बैराज का मतलब मैंने आपको बोला था कि नदी जा रही है, रोक के उसके पानी को रोका जाता है, उसके बाद किसी तरफ ट्रांसफर मारना होता है तो आप मार सकते हैं, क्योंकि पानी ठीक ठाक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है बैराज बना के, ठीक है। तो बैराज बना के उसके बाद इस नदी की एक वितरणिका बनाई जाती है। अब वितरणिका क्या होती है? वितरणिका का मतलब एक नदी जा रही है, मैंने इसमें थोड़ा रोका और सोचा कि लाओ थोड़ा इस क्षेत्र पानी दे दूं, तो ये वितरणिका हो गई। अगर किसी नदी से पानी निकाला जाता है तो वो वितरणिका है, और अगर डाला जा रहा है तो वो सहायक है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ये जितनी नदियाँ और पढ़ रहे हैं सब गंगा की सहायक हैं, लेकिन गंगा की एक वितरणिका है, वो क्या है? हुगली। हुगली का मतलब हुगली में गंगा जी से पानी निकाल के डाला जाता है, यानी इसकी एक वितरणिका है, यहाँ से पानी इसमें निकलता है, ठीक है। तो हुगली क्या है? फरक्का के पास से गंगा से निकाली गई एक शाखा है। और फरक्का के बाद जब हुगली का निर्माण हो जाता है तो गंगा गंगा ना रह के भागीरथी नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसलिए बंगाल के कुछ क्षेत्रों में गंगा को भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। और भागीरथी जब प्रवेश कर जाती है कहाँ? बांग्लादेश में, तो इसी का नाम हो जाता है पद्मा। और सेम यही नदी पद्मा जब घुस जाती है कहाँ? जमुना में। और पद्मा जब दोनों मिल जाती हैं, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और जब पद्मा जब मिल जाती हैं तो एक नदी का निर्माण होता है जिसे कहते हैं मेघना। अब आप लोग समझिए, थोड़ा आपको जल्दी जल्दी लगा होगा गंगा नदी तंत्र में, अभी इसमें बहुत सारा सेक्शन बच रहा है, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है गंगा की। गंगा 5 राज्य में बहती है, 5 राज्य में आपको लिख दे रहा हूँ। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार के बाद में आपका पड़ जाएगा झारखंड, उसके बाद में वेस्ट बंगाल। और गंगा कितने देश में बहती है? तो 2 देश में। पहला देश है इंडिया और दूसरा देश है कौन सा?
बांग्लादेश, 2 देशों में बहती है। गंगा का बेसिन कितने देशों में है? तो गंगा का बेसिन 4 देशों में है। यानी अगर गंगा के पूछ ले जाए पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है, अगर पानी बढ़े तो, अगर तिब्बत क्षेत्र में पानी बढ़ेगा तब भी गंगा के पानी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं जो तिब्बत से निकल के आती हैं, और बहुत सारी नदियाँ। तो तिब्बत किसका हिस्सा है? तिब्बत इस समय पर चीन का अधिकार के क्षेत्र में है। तो चीन एक तो पड़ता है, दूसरा नेपाल से पानी ज़्यादा आता है गंगा में। जितनी नदियाँ पड़ रहे हैं सब नेपाल से पड़ रहे हैं। तो अगर इसकी पानी लेने के क्षेत्र को देखेंगे तो नेपाल हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा तिब्बत यानी चाइना, तीसरा बांग्लादेश और चौथा भारत ही है। तो 4 देशों से पानी लेता है। और अगर गंगा की मुख्य शाखा को देखेंगे तो 2 देश में, केवल 2 देश में। तो आप लोगों को ये 4 देश वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपके एग्जाम का है। पूछ सकता है कि गंगा कितने देशों से बहती है, तो गंगा 2 देशों में बहती है, इसलिए इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है। उसके बाद में गंगा कितने राज्य में बहती है? गंगा 5 राज्य में बहती है। गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो झारखंड में है। बस इतना याद रखिए, गंगा के क्षेत्र में आपका ज़्यादातर काम हो जाएगा गंगा में। अब बस एक चीज़ और लिख लीजिएगा, मैंने जितना ऊपर से निकाला है इन सारी नदियों को लिख दीजिएगा कि ये बाएं से सहायक हैं, जितना नीचे से आई हैं सब दाएं से सहायक हैं। और कुछ चीज़ें अभी मैंने नहीं लिखा, अभी मैं मिटाने वाला हूँ। इस वाले क्षेत्र को तो मैं मिटा दूंगा और यही उन चीज़ों को लिख दूंगा। आप लोग अपना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें लिखना, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए, गंगा सबसे पहले निकलती है किस नाम से? भागीरथी के नाम से। आप लोगों ने देखा था गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? भागीरथी नदी का। भागीरथी नाम से निकलेगी, ठीक है। फिर देवप्रयाग के बाद ये कहलाएगी गंगा एक्चुअल में, ठीक है। और गंगा कहलाएगी और कहलाती जाएगी, ठीक है। बिहार के बाद भी कहलाती जाएगी। लेकिन जब वेस्ट बंगाल में ये प्रवेश करेगी और फरक्का बैराज के पास प्रवेश करेगी, यहाँ से ये क्या नाम से जानी जाएगी? फिर से ये भागीरथी जानी जाएगी, ठीक है। और यही सेम नदी जब आगे और बढ़ेगी तो जैसे पहुँचेगी कहाँ? जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसका एक नाम दे दिया जाएगा, इससे पद्मा, ठीक है। इसे पद्मा नाम दिया जाएगा। और पद्मा नदी में जैसे आके जमुना नदी मिल जाएगी, इसका नाम हो जाएगा मेघना। तो कितने नाम हो गए इसके? 1, 2, उसके बाद में भागीरथी, तो यही नाम है, 2 या 3 कर लो, चौथा और पाँचवा ये वेस्ट बंगाल में, ये बंगाल में, और ये इसके मिलने के बाद, जमुना के मिलने के बाद मेघना। और ये कहाँ? उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल के बॉर्डर तक, ठीक है, ये नाम। तो कितने नाम हैं? 5 नाम मैंने आपको बता दिए। ये पूरा सिस्टम आपको समझा दिया। आपको नहीं समझ में आता तो इसके एक हम लोगों ने चार्ट भी पढ़ा है। तो बाकी अगर इसमें से एक जो है यमुना वाला सिस्टम, मैं यमुना वाला भी थोड़ा बना देता हूँ ताकि यमुना नदी हम लोगों ने पढ़ना ना रहे, यमुना नदी। अब लोग चलिए, यमुना नदी 1 सेकंड में लगेगा, यमुना नदी का इसी किनारे बना दे रहा हूँ। गोसाई थानवान ये सब मिटा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिटा के, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यमुना को पढ़ना। देखिए, यमुना नदी 1 मिनट लगेगा, मैं बता दूंगा। यमुना नदी की जो लंबाई पड़ती है 1310 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। और यमुना नदी इसके समांतर ही बहती है। अगर ये गंगा है तो यही उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, ठीक है। यमुना किस ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से किसका निर्माण होता है? यमुना का। और यमुना निर्मित होकर क्या करेगी? आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। कहाँ से? सहारनपुर जिले के पास से। और ये क्या करती है? उत्तर प्रदेश और किसका? और हरियाणा, HR, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर डिसाइड करती है। इधर से बहती हुई आती है दिल्ली उल्ली, इसी पे पड़ता है, यहाँ दिल्ली पड़ता है, ठीक है। इसके एकदम बॉर्डर पे है ये, बॉर्डर डिसाइड करते आती है। उसके बाद में यहाँ क्या करता है? मथुरा में घुसेगी, आगरा में घुसेगी और आके प्रयाग में इसमें मिल जाएगी। कौन सी नदी में मिल जाएगी? प्रयाग के पास ये गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा के साथ सतत चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको ऐसे बना लीजिए, गंगा। अब इसकी सहायक नदियाँ हम लोग निकले वाले हैं। इधर से केवल एक सहायक नदी है इसकी, हिंडन, ठीक है। तो इसकी बाएं से सहायक नदी एकमात्र है, हिंडन है, जो कि कहाँ पे? गाजियाबाद के पास में इसमें मिल जाती है आके। तो एक हिंडन याद रखिए, एक यहाँ याद रखिए GZD, गाजियाबाद, ठीक है। उसके बाद में एक नदी इसमें आके सबसे पहले लिखिए, चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? महू जिला, जाना पाव पहाड़ी। महू जिला जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इस पहाड़ी का नाम क्या है? जाना पाव पहाड़ी। महू जिला, चंबल क्या कहते हैं? और जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी यानी चप्पल है, समझ लीजिए, और पाँव है, पाँव में चप्पल, समझ लीजिए, दिमाग याद करने का तरीका। तो महू जिला से पाँव यानी जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी की एक राजस्थान से सहायक नदी है, केवल इतना याद रखिए बस। उसका नदी है, उसका नाम है बनास। चंबल नदी की एक सहायक नदी है बनास नदी,
ठीक है। बनास नदी कहाँ से आती है? राजस्थान से आती है। इसीलिए मैंने बोला था कि इसका जो बेसिन है, अगर आप पानी देखिए कितने राज्यों से लेता है, तो 15 राज्यों से गंगा को पानी मिलता है। देख लीजिए राजस्थान का भी पानी उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, कैसे आता है आप देखिए। अब ये नदी आई, मिल गई चंबल में, चंबल मिल गई गंगा में, अरे वो यमुना में, और यमुना जाके आगे मिलती है गंगा में। तो समझ लीजिए, ऐसे समझिए कैसे बेसिन का विस्तार है। तो बनास नदी आई, चंबल में मिल गई, उसके बाद में जाके ये दोनों नदी कहाँ से? इटावा, इटावा के पास में ये यमुना नदी में मिल गई। तो सबसे पूछे, आपसे पूछेगा कि चंबल नदी कहाँ पे आके उत्तर प्रदेश में उसमें मिलती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो इटावा के पास में ये यमुना में मिलती है। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सी नदी, एक नदी पढ़ते हैं चंबल के बाद बेतवा पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेतवा नदी कहाँ पे मिलती है? बेतवा नदी हमीरपुर के पास में यमुना में मिल जाती है। बेतवा के बाद में एक नदी और आती है, केन नदी। ठीक है, केन नदी बांदा जिला में, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बांदा, बांदा जिला में क्या करती है? केन नदी यमुना में मिल जाती है। कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी? हमीरपुर के पास में कौन सी नदी? बेतवा नदी यमुना में। ये सारी यमुना नदी की बात हम लोग कर रहे हैं। ये पूरी नदी कौन सी है? यमुना है, यमुना। ठीक है, यमुना नदी है, हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाती है उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश कह रहे हैं, हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का बॉर्डर बनाती है, ये सहायक नदी है। हमीरपुर में कौन सी आती है? बेतवा। और बांदा में कौन सी नदी आती है? केन। अब हम लोग पढ़ते हैं बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, बेतवा का उद्गम पढ़ लेते हैं, और केन का। अगर ये केन और बेतवा का हम लोग उद्गम पढ़ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेतवा नदी कहाँ से उद्गमित होती है? बेतवा नदी रायसेन जिला, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, जो कि विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी है। और केन का जो है इस्तेमाल होता है कैमूर हिल से, कैमूर हिल पड़ती है ना, कैमूर हिल। अगर दिख रहा हो तो दिख रहा हो, नहीं तो केन पे लिख लीजिएगा। ये हम लोग देख चुके हैं, कैमूर हिल पड़ता है। चंबल का पूरा सिस्टम ये देख चुके हैं डाटा कि ये कहाँ से स्थित होती है, रायसेन जिला कहाँ पड़ता है। ठीक है, रायसेन जिला से कैसे निकलती है बेतवा नदी, उसके बाद कैमूर हिल श्रृंखला से केन नदी निकलेगी और जाके कहाँ से मिल जाएगी? ये बांदा के पास, किसमें? यमुना में। यमुना में मिलने के बाद यमुना में जाके गंगा यमुना मिल जाती है, कहाँ पे? प्रयाग में। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ ली। इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। अगर उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन में पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि 19 जिलों के उत्तर प्रदेश से गुजरती है। गंगा जैसे उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गुजरती है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का सेक्शन है, वहाँ देखेंगे इसको। अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि गंगा की एक सहायक नदी बाएं से ये है, बाकी सारी दाएं से है। कौन कौन सी हैं? बनास समझ लीजिए, चंबल समझ लीजिए, बेतवा समझ लीजिए, केन समझ लीजिए। एक काली सिंध भी होती है, लेकिन उसको केवल याद रखना है कि काली सिंध भी इसकी सहायक है, जो बेतवा से पहले मिल जाती है। मैं यही हल्का सा बना दे रहा हूँ कि काली सिंध भी इसकी एक सहायक है। ठीक है, काली सिंध, एक होती है सिंधु नदी, एक काली सिंध। तो काली सिंध भी इसकी सहायक नदी है, इतना याद रखिए। हाँ, चंबल नदी की एक सहायक नदी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए छिप्रा, छिप्रा, केवल याद रख लीजिए छिप्रा। छिप्रा इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि छिप्रा जो है इसी नदी के तट पे उज्जैन शहर स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो अब सारा सिस्टम गंगा नदी तंत्र का हम लोगों ने पढ़ लिया है। जितना मोटा मोटा हमको नॉलेज होना चाहिए था पढ़ चुके हैं। इससे पहले एक पढ़ चुके हैं गंगा नदी में। इसके जो बांध हैं, जो योजनाएं हैं, योजनाओं का सिलेक्शन अलग होगा, उसको एक डाटा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि एक साथ सारी योजनाओं का, जितनी भी योजनाएं हैं, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, ब्रह्मपुत्र, जितने भी नदी पे सारा पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा चीज़ें यहाँ से फिनिश हो जाएंगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर जरूर करिए। बाकी देखते रहिए स्टडी विद वैभव। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। स्टडी विद वैभव में आप सभी का हमेशा स्वागत रहा है, हमेशा रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आप सभी का।